अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 131 प्यार करते हो। जैसे ही लैला को यह एहसास हुआ कि ये रिपोर्टर लतिका जी से सुहाना के बारे में सवाल करने जा रहे हैं, वैसे ही उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। सुजॉय साहब, मुझे उन्हें ही जाकर ये बात बतानी चाहिए, वरना अगर सुहाना से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई बात हुई तो उसका असर पाहुजा साहब पर जरूर पड़ जाएगा। सोचती हुई वो सुजॉय के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी, लेकिन उसे सुजॉय कहीं नजर नहीं आ रहा था। उफ, ये सुजॉय साहब कहाँ चले गए? मन ही मन झुंझुलाते हुए वो अब भी इधर उधर देखे जा रही थी। हैवी गाउन की वजह से वो ज्यादा इधर उधर जा भी नहीं पा रही थी। अब उसे अपने आप पर भी गुस्सा आने लगा था। मुझे मारिया की बात मान लेनी चाहिए थी। अब ये लबादे जैसी ड्रेस पहनकर मैं कहाँ कहाँ जाऊं? लैला ने वहीं गार्डन में खड़ी लतिका जी की तरफ देखा तो वो अभी पाहुजा साहब के बगल में खड़ी खास मेहमानों से मिल रही थी और रिपोर्टर उनके पास तो पहुंच चुके थे, लेकिन वो लोग शायद उनके फ्री होने का इंतजार कर रहे थे। जबकि इधर गार्डन एरिया में सब एक से एक रोशनी और धमाके वाले पटाखे जलाए जा रहे थे। इधर नरेन ने गहरी नजरों से सुहाना को देखते हुए कहा, अब ये हाइड एंड सीक का खेल बंद करते हैं। मैं तुमसे सिर्फ 2 सवाल करूंगा, तुम मुझे उनके सैटिस्फैक्टरी जवाब दे देना, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर सुहाना का दिल तेजी से धड़कने लगा था, लेकिन एक कचोट सी थी जो उसके मन में अब भी फांस बनकर चुभ रही थी। उसकी आंखों में नरेन से लिपटी आंचल वाला सीन फिर से घूमने लगा था। उसके मन की उथल पुथल से अनजान नरेन ने उसे गौर से देखते हुए कहा, तुम पिछले 1.5 हफ्ते से बंबई में हो, तुमने पुणे छोड़ दिया और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा, आखिर क्यों? सुहाना ने अपने आंसुओं को रोकते हुए मुश्किल से कहा, डैड की तबीयत खराब थी तो मुझे अर्जेंसी में आना पड़ा था, इसीलिए तुम्हें बताने का मौका तक नहीं मिला। तब नरेन ने आगे पूछा, और उसके बाद इन 1.5 हफ्तों में तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए? आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो तुम एकदम से मुझसे दूर हो गई? या फिर मैं ये समझूं कि मुझसे प्यार तुम्हारा जल्दी में लिया गया फैसला था और अब जब तुम्हें अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ तो तुमने अपना रास्ता बदल लिया? इनफ इज इनफ नरेन, बंद करो ये मुझ पर इल्जाम लगाना, वो भी तब जब गलती तुम्हारी है। मेरी गलती? मुझे बताओ सुहासिनी, क्या है मेरी गलती? पागलों की तरह पिछले 1.5 हफ्ते से तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है मेरी गलती? क्या आज तुम्हारे भाई के कहने पर यहाँ पर आ गया, ये है मेरी गलती? नरेन सुहाना का इल्जाम सुनकर बौखला सा गया था, जबकि सुहाना खुद हैरत में थी कि नरेन खुद किसी और में इन्वॉल्व होकर उस पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकता है। उसने मुश्किल से अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हें एक नहीं 2 गर्लफ्रेंड चाहिए। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो क्या हुआ, उसके अलावा एक तो काम पर भी होनी चाहिए, जिससे कि शूट के दौरान मौका मिलते ही हक कर सको। न चाहते हुए भी उसके मुंह से ये बात निकल गई, लेकिन ये सुनते ही नरेन का दिमाग घूम चुका था। व्हाट, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सुहाना उसके ऐसे रिएक्शन पर एक तंज भरी हंसी हंसते हुए बोली, मैं बकवास कर रही हूँ तो तुम लैला से पूछ लो। जिस दिन मैं बंबई पहुंची उसी दिन मैं लैला के साथ तुमसे मिलने तुम्हारे सेट पर भी आई थी, लेकिन यू नो व्हाट, तुम उस वक्त आंचल को गले से लगाए उसकी शिकायतें सुन रहे थे कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे तो फिर क्यों मुझे उतने महीनों से डेट कर रहे थे। ये सुनते ही नरेन अपना सिर पकड़कर वहीं लगी एक चेयर पर बैठ गया। उसके ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था कि सुहासिनी उस इंसिडेंट को देखकर क्या क्या सोच बैठी है। वीआईपी चेयर्स के बीच पाहुजा साहब बैठे हुए लतिका जी के फ्री होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनसे मिल रहे लोग थोड़ी देर बाद इधर उधर हुए, उन्होंने फौरन लतिका जी को बैठने का इशारा किया। लतिका जी ने उनके सामने सवालिया नजरों से देखा और उनके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, मुझसे भी ऐसी कोई बात मत करना कि मैं कुछ उल्टा सीधा बोलने पर मजबूर हो जाऊं। तब पाहुजा साहब ने दबी दबी आवाज में कहा, वो तो तुम बोलने पर आओ तो तुम्हें यूं भी किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़नी। खैर,
मैं बस यही कहना चाह रहा था कि यहाँ पर रिपोर्टर्स की भीड़ जमा हो रही है। भगवान के लिए सुहाना और अपने रिश्ते पर ऐसा कुछ मत कहना जिससे लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाए। कितनी अजीब बात है ना अजीत, इस पूरे 2 साल के दौरान गायब रहने के लिए तुमने उस लड़की को उसकी इतनी बड़ी गलती के लिए न डांटा न फटकारा, और उल्टा तुम मुझे खामोश रहने की नसीहत दे रहे हो। पाहूजा साहब उनकी शिकायत सुनकर कुछ झुंझलाते हुए बोले, तुम्हें अच्छे से पता है कि वो घर छोड़कर क्यों गई थी, उसके बाद भी तुम चाहती हो कि मैं उसे डांटूं? आपसे तो बात करना ही बेकार है। कहकर लतिका जी वहां से उठकर सीधे बार काउंटर की तरफ आ गईं। उनके मन में जैसे कोई आग सी धधकने लगी थी। पॉन्ड के दूसरी तरफ बैठे हुए सुजॉय ने जब अपने आसपास किसी की आहट सुनी तो चौंक कर पीछे पलटा। यहाँ इस तरह अकेले क्यों बैठे हो? पार्टी तुम्हारी है भाई, अपने पर्सनल इश्यूज से परे हटकर कम से कम एक अच्छे होस्ट का रोल तो प्ले करो। कबीर ने कहते हुए अपने ग्लास में पकड़ा हुआ विस्की का एक्स्ट्रा ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। सुजॉय ने सोच में डूबी हुई आंखों से एक नजर कबीर को देखा और ग्लास थामते हुए बोला, बस जा ही रहा था। कबीर ने ग्लास को होठों से लगाकर एक सिप लिया और फिर एकदम से बोला, लैला की वजह से परेशान हो? उसके सवाल पर सुजॉय ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इस वक्त उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, दुनिया इस शख्स के बारे में सही कहती है, ये बंदा आंखों से दिलों का हाल जान लेता है। जबकि कबीर ने उसे ऐसे खामोश देखा तो फिर एक मिस्टीरियस सी स्माइल देते हुए कहा, ये सोचकर परेशान मत हो कि मुझे इसके बारे में कैसे पता चला, क्योंकि कबीर कपूर को अच्छे से पता है कि जब किसी की शक्ल पर ऐसे 12 बजे हों तो वो इशू लड़की के अलावा किसी और चीज का हो ही नहीं सकता। और जहां तक मुझे पता है अभी तुम्हारी जिंदगी में लैला के अलावा और किसी लड़की का कोई दखल नहीं, तो जाहिर सी बात है ये जो थोपड़े पर 12 बजे हैं ये उसी की वजह से हैं। सुजॉय ने अपनी ड्रिंक खत्म करते हुए कहा, शायद आप सही कह रहे हैं। तब कबीर ने कहा, तुमसे सीनियर हूं, इस इंडस्ट्री में कई सालों से हूं, इसीलिए लोगों को ऑब्जर्व करना अच्छे से आता है। और जहां तक मैंने लैला को ऑब्जर्व किया है वो अभी रिश्तों के साथ आने वाली जिम्मेदारियों के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। अभी उसकी कम उम्री की वजह से है या वो किसी तरह की जिम्मेदारी को संभालना नहीं चाहती, इस वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मेरी मानो तो उसके बिहेवियर के बारे में सोचकर परेशान होना छोड़ दो। सुजॉय गौर से उसकी बात सुन रहा था। तभी कबीर ने सवाल किया, सिर्फ पसंद करते हो या प्यार भी करने लगे हो? इस सवाल पर सुजॉय कुछ चौंक सा गया। पिछले कुछ हफ्तों में वो धीरे धीरे खुद को लैला के करीब और करीब महसूस तो किए जा रहा था, लेकिन इन दिनों में एक बार भी उसने थमकर कभी खुद से नहीं पूछा कि वो उसके बारे में वाकई महसूस क्या करता है। उसे इस तरह लगातार खामोश देखकर कबीर ने एक तंज भरी स्माइल देते हुए कहा, अगर प्यार है या नहीं इस सवाल के लिए इतना सोचना पड़ रहा है तो फिर वो प्यार नहीं हो सकता। उसके बारे में ज्यादा सोचने की बजाय बेहतर यही है कि तुम खुद को भी वक्त दो और उसे भी। ऐसे में ये होगा कि कम से कम कुछ सवालों के जवाब तुम्हें खुद से ही मिल जाएंगे। सुजॉय ने धीरे से सिर हिलाते हुए हामी भरी और फिर मायूस लहजे में कहा, मैं आपकी बात पर गौर करने की कोशिश करूंगा। उधर डेविड ने सुलोचना ताई के घर का दरवाजा खटखटाया तो खांसती हुई ताई बाहर निकली। डेविड को सामने देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी बिखर गई थी। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तब डेविड ने भी मुस्कुराते हुए हाथ में पकड़ा कुछ सामान उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हैप्पी दिवाली सुलोचना ताई। ताई ने वो सामान लेते हुए कहा, मैं तो शाम से ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज देर हुई तो मुझे लगा कि हर साल तो आते हो, कहीं इस साल भूल तो नहीं गए। डेविड ने अंदर आकर सोफे पर बैठते हुए कहा, एक बार को तो मैं भूल भी जाऊं ताई, लेकिन भेजने वाला तो कभी नहीं भूल सकता। ताई ने एक तंज भरी मुस्कुराहट दी और कहा, हाँ, मन का पश्चाताप कभी भूलने भी तो नहीं देगा। जो भी हो ताई, लेकिन कोई बंदा पिछले 18-19 सालों से अगर आपको भूल कर भी ना भूला हो तो उसे देवता से नीचे नहीं समझता मैं।
ताई ने गहरी सांस लेकर कहा, शायद तुम ठीक कहते हो डेविड, और यही वजह है कि मैंने आज तक कभी उनको लेकर। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने मन में कोई शिकायत नहीं रखी, लेकिन मन तो मन है ना, इसे कहाँ जमाने के रस्मों रिवाज समझ में आते हैं। इसीलिए लगता है कि दुनिया छोड़ने से पहले कम से कम एक बार ही सही उन्हें सामने से देख लो। इतनी लंबी बात कहते हुए उन्हें जोरों की खांसी सी उठ गई। तब डेविड ने उनके पास आकर उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें आराम पहुंचाने की कोशिश की और बोला, सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं ताई, आप बस अपना ख्याल रखो। कहकर उसने वहीं साइड टेबल पर रखी ताई की खांसी वाली दवा पिलाई और कुछ देर बैठकर वहां से चला आया। सुलोचना ताई उसे दरवाजे तक छोड़ने आई थी। फिर वो तब तक दरवाजे पर खड़ी रही जब तक कि वो नजरों से ओझल नहीं हो गया। लैला अपना गाउन संभाले अब भी सुजॉय को ढूंढे ही जा रही थी, क्योंकि अब रिपोर्टर्स की तादाद और भी बढ़ चुकी थी। लेकिन उसे सुजॉय अब भी कहीं दिख ही नहीं रहा था। यहाँ तक कि उसने लतिका जी को रिपोर्टर्स की भीड़ में से निकलकर बार काउंटर की तरफ जाते हुए देख लिया था। सुजॉय साहब तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, अब जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा। उसने लतिका जी को पैक पर पैक चढ़ाते हुए देखा तो जैसे खुद से बोल उठी। हर कुछ देर पर आकर मिलने और दिवाली विश करने वालों का ऐसा तांता लगा हुआ था कि लैला कुछ पलों के लिए चैन से कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। अभी वो कुछ प्रोड्यूसर्स से घिरी उनसे बातें ही कर रही थी कि तभी एक शोर की आवाज के साथ ग्लास टूटने की आवाज आई। पटाखों और तेज म्यूजिक में हालांकि कुछ दूरी पर खड़े लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं आया, लेकिन लैला बार काउंटर के पास ही थी, इसीलिए उसने चौंक कर मुड़ते हुए देखा। लतिका जी बार काउंटर से कुछ ही दूर हटकर सुहाना और नरेन के पास पहुंच ही गई थी। उन्होंने कुछ नशे में डूबी हुई आवाज में कहा, तो यही था वो जिसके लिए तुम्हें 2 साल पहले भागने की जरूरत पड़ी थी। सुहाना उन्हें ऐसे अपने सामने देखकर बौखला सी गई थी और उसके साथ खड़े नरेन का भी कुछ कुछ यही हाल था। सुहाना ने ये सुनते ही आसपास खड़े लोगों की तरफ शर्मिंदगी भरी नजरों से देखा और लतिका जी से धीमी आवाज में कहा, माँ आप ये सब क्या कह रही हैं? आसपास देखते हुए उसे इस बात का सुकून हुआ कि ज्यादातर लोग या तो आतिशबाजी में बिजी थे या फिर खाने की स्टॉल पर। डिनर का टाइम हो चुका था, इसीलिए ज्यादातर भीड़ उसी तरफ चली गई थी। इस तरफ इक्का दुक्का लोगों और कुछ वेटर्स के अलावा और कोई भी नहीं था। लतिका जी ने उसके प्रोटेस्ट पर एकदम से उंगली दिखाते हुए कहा, बस ये अपने पन का नाटक ना मेरे साथ मत करना। माँ, इतनी ही तुम्हें रिश्तों की फिक्र होती ना, अपने बाप भाई के मुंह पर काले पोत कर नहीं भागती तुम। नरेन को लतिका जी का ऐसे जलील करने वाला रवैया देखकर काफी बुरा लग रहा था। उसने एकदम से सुहाना को पीछे करते हुए कहा, स्टॉप इट मैम, आप सुहाना से ऐसे बात नहीं कर सकती। लतिका जी का इतना सुनना था कि उन्होंने एकदम से गुस्से में चीखते हुए कहा, तुम अपनी औकात में रहो, मैं इससे बात कर रही हूँ। लतिका जी की आवाज इतनी तेज थी कि जो रिपोर्टर्स खाने के काउंटर की तरफ चले गए थे उन सबका एक साथ ध्यान इधर की तरफ आ गया और कुछ ही पलों में सब बार काउंटर की तरफ जमा होने लगे। लैला कुछ दूर पर खड़ी ये सब देखते हुए बस ये सोच रही थी कि लोगों का ध्यान इन सब से कैसे हटाया जाए, क्योंकि उसे इस बात का अच्छे से एहसास था कि अगर अभी बात बढ़ी तो इसका सबसे गहरा असर पाहूजा साहब की सेहत पर पड़ेगा। सबसे पहले लतिका जी को वहां से हटाकर कहीं साइड में लेकर चली आती हूँ, अभी वो नशे में ज्यादा रेजिस्ट भी नहीं कर पाएंगी। ये सोचते हुए लैला तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। तभी पाथवे के किनारे रखे दियों में से एक को लैला के पैरों से ठोकर लगी। लतिका जी को साइड में ले जाने की हड़बड़ी में लैला को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि एक ही पल में उसके सिंथेटिक हेवी फ्रिल्ड गाउन में कैसे आग भड़कते हुए तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ी जा रही थी। उसने लतिका जी के पास पहुंचकर कहा, मैम प्लीज उधर चलिए, आपको पाहूजा सर बुला रहे हैं। कहते हुए उसने लतिका जी का हाथ थामा
और उन्हें खींचकर दूसरी तरफ ले जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो पीछे पलटी, लतिका जी ने चीखते हुए कहा, आग, आग। और जैसे एकदम से लैला को भी आग की गर्मी महसूस हुई, उसने पीछे पलटकर देखा तो उसकी ड्रेस की हेवी फ्रिल में लगी हुई आग काफी भड़क चुकी थी। क्या पाहूजा परिवार की इज्जत बचानी पड़ जाएगी लैला को महंगी? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।